ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चैप्टर नंबर 10 है, जो गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव बुक है, उसी का चैप्टर ये है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर के 9 तक के जो चैप्टर है गुप्ता एंड गुप्ता का, उसको सॉल्व कर चुके हैं और इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है। ये चैप्टर इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को सॉल्व कर रहे हैं और इसको सॉल्यूशन करते हुए सीक्वेंस बना रहे हैं। गुप्ता एंड गुप्ता जो सिविल इंजीनियरिंग का बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इसका जो क्वेश्चन है काफ़ी कॉन्सेप्चुअल एंड इम्पॉर्टेंट है हर एक पेपर के लिए, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो एई का हो या जेई का हो। हर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे मैच करता है। इसी हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता को कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कर रहे हैं और इसको मेमोराइज कर रहे हैं। तो इस पार्ट में हम लोग देखते हैं, हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को सॉल्व कर रहे थे। तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर के 9 तक के चैप्टर। तो ये 10th नंबर चैप्टर है। 10th नंबर चैप्टर में भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो लास्ट टॉपिक हम लोग 9th में जो सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन तक सॉल्व किए थे। ये 10 नंबर चैप्टर जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम देखते हैं, आज का जो टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, इसका पहला क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो मटेरियल का लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे 1 से लेकर के 9 तक पहले भी सोच चुके हैं। ये लास्ट पार्ट में हम लोग देखे, इसमें गुप्ता एंड गुप्ता का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉपिक है। इसमें लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे, लास्ट वीडियो में हम लोग 315 से लेकर के 345 तक के क्वेश्चन को सोल्व किए थे काफ़ी आसान भाषा में। तो इस क्वेश्चन में 345 से आगे का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं और बहुत आसान भाषा में सोल्व करेंगे। कुछ ट्रिक्स के माध्यम से भी याद करने का कोशिश करते हैं ताकि एग्जाम में हम इसको फुलफिल कर सकें या बना सकें सक्सेसफुली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, तो 45 तक सोल्व कर, 45 से ही सोल्व करते हैं फिर से। तो 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैंटिलीवर बीम है सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W over its whole length L and concentrated upward force W at the free end and deflection। कह रहा है इस तरह से कंडीशन बन रहा है। ये मेरा कैंटिलीवर बीम है, एक UDL लग रहा है और नीचे से एक पॉइंट लोड लग रहा है W का, AB लग रहा है W का। तो डिफ्लेक्शन पूछ रहा है फ्री एंड पे कितना होगा। तो अगर W पॉइंट लोड के वजह से डिफ्लेक्शन देखा जाए तो WLQ डिवाइड बाई 3EI होता है अगर लेंथ L है तो, और UDL के वजह से कितना होता है WL4 डिवाइड बाई 8EI। दोनों का अगर हम अपवर्ड, ये 3 ज़्यादा है तो कह सकते हैं कि जब भी होगा तो अपवर्ड डिफ्लेक्शन होगा। पॉइंट लोड ज़्यादा है तो अपवर्ड होगा, पॉइंट लोड के वजह से डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, ये अपवर्ड की ओर है, ये डाउनवर्ड की ओर है। ये वैल्यू ज़्यादा है तो जब भी होगा डिफ्लेक्शन तो ऊपर होगा, कितना होगा 1/3 माइनस 1/8। तो इसको अगर ओवरऑल डिफ्लेक्शन देखा जाए तो 1/3 माइनस 1/8, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है मेरा 5/24, और ये भी अपवर्ड 5/24, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए स्टील रॉड ऑफ सर्कुलर सेक्शन टेपर्स फ्रॉम पॉइंट, टेपर कर रहा है कहाँ से 2 सेंटीमीटर डायमीटर टू 1 सेंटीमीटर डायमीटर ओवर ए लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। इस तरह से फॉर्म बन रहा है, इस तरह से लेंथ दिया हुआ है, मान ली L है, ये D है, ये D है, इस तरह से मान लेते हैं कुछ भी है। इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल E का वैल्यू दिया हुआ है, इंक्रीज द लेंथ एंड पुल दिया हुआ, तो चेंज इन लेंथ पूछ रहा है कितना होगा इंक्रीजिंग लेंथ। सिंपल फार्मूला हम लोग जानते हैं, अगर टेपरिंग लेंथ में देखा जाए, अगर ये मेरा इस तरह से है तो इस तरह से फार्मूला जो चेंजिंग लेंथ होता है इसमें कितना होता है 4PL डिवाइड बाई पाई D1 इंटू D2 इंटू E। ये फार्मूला होता है 4PL पाई D1 D2 डिवाइड बाई E। वैल्यू P दिया हुआ मेरा 3000 kg, L दिया हुआ मेरा, D1 दिया हुआ, D2 दिया हुआ का वैल्यू दिया हुआ है। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो चेंज इन लेंथ का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.3 डिवाइड बाई 2 पाई सेंटीमीटर। सबका सेंटीमीटर में दे लेते हैं क्योंकि ये सेंटीमीटर में, लेंथ सेंटीमीटर में था, ये सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर में रहने देते हैं। ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ E का वैल्यू, तो ओवरऑल सेंटीमीटर में आ रहा है 0.3 डिवाइड बाई 2 पाई। सिंपल से एक फॉर्मूला इसमें लगाना था चेंज इन लेंथ का। चेंज इन लेंथ बराबर क्या होता है 4PL डिवाइड बाई पाई D1 D2 इंटू E, टेपर लेंथ के केस में। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। सिंपली सेपरेटेड बीम AB ऑफ स्पैन 4 मीटर कैरीज लोड एज शोन फिगर। से लोड दिया हुआ है, UDL भी है और पॉइंट लोड भी है। यहाँ पे कंसीडर करना है, पॉइंट लोड भी दिया हुआ है और UDL भी दिया हुआ है। पूछ क्या रहा था, करस्पॉन्डिंग SFD एंड BMD।
तो सिंपल से अगर देखा जाए एसएफडी जब भी बनेगा, तो हम लोग पहले भी ऐसा क्वेश्चन देख चुके हैं, इसमें एसएफडी बनेगा तो इस तरह से बनेगा। यूडीएल के वजह से तो लिनियरली चेंज करता है, बट पॉइंट लोड की वजह से कांस्टेंट रहता है, तो थोड़ा सा ये चेंजिंग होगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इस तरह से मेरा ये हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं इस तरह से किस में दिया हुआ, दैट इज ये। अगर स्लोप देखा जाए, शेयर फोर्स देखा जाए, तो शेयर फोर्स जब भी होगा तो मेरा ऐसा होगा, ये नहीं होगा शेयर फोर्स का। बेंडिंग मोमेंट जब भी होगा तो पैराबोलिक ही होगा, तो बेंडिंग मोमेंट ये सही है, बट ये गलत है। इस केस में देखा जाए तो शेयर फोर्स सही है, बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स सही है, बेंडिंग मोमेंट भी सही है, दोनों ये सही था, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट। और दूसरा शेयर फोर्स ये गलत है, बेंडिंग मोमेंट सही है, बेंडिंग मोमेंट गलत है, शेयर फोर्स सही है। तो इस तरह से ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरा सिर्फ डी एक ऑप्शन है जो दोनों मेरा सही कर रहा है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों। तो इस तरह से डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है, फॉर सिस्टम स्प्रिंग सो इन फिगर इक्विवेलेंट स्प्रिंग दिया हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि ये सीरीज में है, ये जो है सीरीज में है, सीरीज में जो होता है तो इसका इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 होता है। यहाँ से k इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा k1 प्लस k2 इंटू k1 डिवाइड बाई k1 प्लस k2। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद k पूछ क्या रहा है, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो इसका वैल्यू निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, इस वैल्यू का निकाल रहे हैं k इक्विवेलेंट, तो कितना आ रहा है मेरा 10 इंटू 40 डिवाइड बाई 10 प्लस 40, तो 405, तो 0 मतलब 8, यहाँ से 8 आ गया, तो इसको कह सकते हैं कि ये 8 आ जाएगा। ये मेरा 8 आ गया, ये मेरा 20 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ। पैरेलल में जो होता है k पैरेलल इज इक्वल टू होता है k1 प्लस k2 प्लस k3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से तीनों पैरेलल में आ गया है, तो यहाँ से 20 प्लस 8 प्लस 30, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 3 20 5 8, दैट इज़ 58। ऑप्शन मेरा ए। सिंपल इसमें फॉर्मूला याद रखना, k इक्विवेलेंट जो सीरीज में होता है तो 1/k इक्विवेलेंट हो जाता है 1/k1 प्लस 1/1 डिवाइड बाई k2। और ये अगर पैरेलल में देखा जाए तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है k1 प्लस k2, इसी फार्मूला पे याद रखना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन L कैरीज ए कंसंट्रेटेड लोड W at the free end if the width B of the beam is constant throughout the span, then for the beam to have uniform strength the depth at the free end should be। क्वेश्चन क्या कर रहा है, बढ़िया से देखते हैं इसको। एक कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है, स्पैन दिया हुआ है L, कंसंट्रेटेड लोड दिया हुआ W फ्री एंड पे। द विड्थ B ऑफ द बीम इज कांस्टेंट, B जो है वो कांस्टेंट है पूरा स्पैन में। देन द बीम टू बी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, अगर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ चाहिए बीम में तो डेप्थ क्या होगा, डेप्थ D एट द फ्री एंड शुड बी, फ्री एंड पे डेप्थ कितना होना चाहिए और पूछ रहा है। तो सबसे पहले कैंटिलीवर बीम देखते हैं। कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है इस तरह से, इस पर एक पॉइंट लोड डाला हुआ W भी दिया हुआ है, तो इसमें स्ट्रेंथ कांस्टेंट है दैट इज M/Z। अगर M का मैक्सिमम वैल्यू अगर देखा जाए तो इसमें कितना होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा W इंटू L। अगर इसका देखा जाए तो W इंटू L हो जाएगा, M का वैल्यू ये W है, ये अगर L अंत है तो W इंटू L। Z का वैल्यू कितना हो जाएगा BD²/6, तो 6 ऊपर चला गया। तो D का वैल्यू इसमें पूछ रहा है कितना होगा, D का वैल्यू पूछ रहा है ना, D का वैल्यू कितना हो जाएगा, D ऊपर चल जाएगा तो यहाँ से निकाल लेंगे। तो D² बराबर हम लोग देख लें कितना हो गया 6 WL डिवाइड बाई B इंटू सिग्मा, या फिर D बराबर कर सकते हैं √6 WL डिवाइड बाई B इंटू सिग्मा। ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर F इंडिकेट किया है दैट इज D का वैल्यू ये निकाला। सिंपल निकालना था, सिग्मा बराबर M/Z कर देना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग एजम्पशन। थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग का एजम्पशन पूछ रहा है, द मटेरियल ऑफ द बीम इज होमोजीनियस, ठीक है। एजम्पशन पूछ रहा है सिंपल बेंडिंग थ्योरी का, होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक है, नॉन हुक्स लॉ को ओबे करता है, सही है। प्लेन सेक्शन ऑफ द बीम रिमेंस प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ये भी सही है। ईच क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज सिमेट्रिकल अबाउट द लोडिंग, लोडिंग के अबाउट सिमेट्रिकल होना चाहिए, ये भी सही है। यंग्स मॉडुलस आर द सेम टेंशन एंड कंप्रेशन, यंग्स मॉडुलस जो है सेम होना चाहिए टेंशन एंड कंप्रेशन में, ये भी सही है।
ये चारों एजम्पशन जो है वो सही है सिंपल बेंडिंग थ्योरी के लिए, तो कह सकते हैं कि इसका डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम सो इन फिगर इफ द डायमेंशन AC एंड AB आर डबल देन द बेंडिंग मोमेंट एंड द शियर फोर्स C। ये AC हो गया, CB हो गया, इसका डायमेंशन अगर डबल कर रहे हैं तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर शियर फोर्स निकालते हैं तो कितना हो जाता है, अगर WL/2 माइनस W/X, तो देख रहे हैं कि शियर फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है X का, तो अगर डायमेंशन डबल करते हैं तो ये 2X हो जाएगा। अगर यही बेंडिंग मोमेंट देखा जाए तो बेंडिंग मोमेंट जो होता है WX²/2 में X² का वैल्यू करता है, तो शियर फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है X का और बेंडिंग मोमेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है X² का। तो कह सकते हैं कि शियर फोर्स जब डायमेंशन डबल करेंगे तो शियर फोर्स दोगुना हो जाएगा और बेंडिंग मोमेंट 4 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर का। तो ऑप्शन देखते हैं इसका, तो शियर फोर्स इज डबल एंड बेंडिंग मोमेंट हाफ नहीं होगा, डबल शियर फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज डी। शियर फोर्स जो है डबल हो जाएगा क्योंकि शियर फोर्स जो है अभी हम लोग देखें, शियर फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है X का और बेंडिंग मोमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है X² का। इसी के आधार पर हम लोग निकालें तो आंसर इसका डी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ए रेक्टेंगुलर बीम 10 सेंटीमीटर वाइड सब्जेक्टेड टू ए मैक्सिमम शियर फोर्स दिया हुआ है कोरस्पोंडिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दिया हुआ है। रेक्टेंगुलर बीम दिया होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है रेक्टेंगुलर बीम में वो कितना होता है 3/2 इंटू एवरेज शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम दिया हुआ है इसका, टॉ एवरेज कितना होता है इसमें शियर फोर्स डिवाइड बाई एरिया। इसको और क्या लिख सकते हैं, शियर फोर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 = 3/2 इंटू शियर फोर्स दिया हुआ है मेरा 50,000 दिया हुआ है डिवाइड बाई एरिया कितना दिया हुआ है। अच्छा पूछ रहा है डेप्थ, तो 10 सेंटीमीटर बाहर दिया, डेप्थ नहीं तो 10 इंटू डेप्थ डी मान लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो डी का जो वैल्यू मेरा आ रहा है वो कितना आ रहा है 250 mm आ रहा है, 250 mm आ रहा है। 250 mm बोले तो 25 सेंटीमीटर, दैट इज ए। सिंपल सिर्फ फार्मूला लगाना था, टॉ मैक्स जो होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन में कितना होता है 3/2 इंटू टॉ एवरेज, बस यही याद रखना है इसमें, इसके अनुसार ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच का है, मैचिंग में क्या कर रहा है सेंट्रल डिफ्लेक्शन, मैचिंग का है पूरा क्वेश्चन एक बार में देख लेते हैं। हाँ डिफ्लेक्शन से रिलेटेड, सेंट्रल डिफ्लेक्शन इन द फिक्स्ड बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर। फिक्स्ड बीम है, फिक्स्ड बीम में सेंट्रल डिफ्लेक्शन कितना होता है जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो 1/5 टाइम्स होता है, 1/5 टाइम्स होता है सिंपली सेपरेट बीम का, तो 1/384 होता है, दैट इज 3/484 दैट इज 4 हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल डिफ्लेक्शन इन द सिंपली सेपरेट बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब ये क्या है सिंपली सेपरेटेड है, ये सिंपली सेपरेटेड है तो 5 टाइम्स इसका हो जाएगा, दैट इज 3 हो जाएगा। दोनों सेम है, सिर्फ इसका 1/5 होगा। फिक्स्ड एंड में जो होता है डिफ्लेक्शन कम होता है, फिक्स्ड एंड में जो होता है डिफ्लेक्शन 1/5 हो जाता है। सेंट्रल डिफ्लेक्शन इन सिंपली सेपरेटेड बीम सब्जेक्टेड टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड, सिंपली सेपरेटेड बीम में है और पॉइंट लोड है तो कितना होगा WL/48EI दैट इज 2। डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर सब्जेक्टेड टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट द फ्री एंड, तो इसका हो जाएगा PL/3EI दैट इज 1। तो 4321 ऑप्शन देख लेते हैं 4321, सिर्फ फॉर्मूला पे पूछ रहा है 4321 दैट इज डी। सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है इसमें बस। ए 4 मीटर लॉन्ग बीम सिंपली सेपरेट, ए 4 मीटर लॉन्ग बीम सिंपली सेपरेट क्वेश्चन मेरा है 354 नंबर। ए 4 मीटर लॉन्ग बीम सिंपली सेपरेट एट इट्स एंड कैरीज ए पॉइंट लोड W दिया हुआ इट्स एंड्स इफ द स्लोप, सिंपली सेपरेट बीम है इट्स सेंटर, इफ द स्लोप एट द एंड्स ऑफ द बीम इज 1 डिग्री, स्लोप दिया हुआ 1 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि सिंपली सेपरेट बीम में अगर पॉइंट लोड लग रहा है मिड पे तो इसका जो डिफ्लेक्शन होता है वो कितना होता है, जो डिफ्लेक्शन होता है या स्लोप पहले देखते हैं, स्लोप जो होता है PL/Q डिवाइड बाई 16 PL² डिवाइड बाई इसका होता है PL² डिवाइड बाई 16 EI। और अगर डिफ्लेक्शन देखा जाए तो डिफ्लेक्शन होता है PL/Q डिवाइड बाई 48 EI, PL/Q/48 EI। इसी रिलेशन से निकालते हैं कि अगर हम डिफ्लेक्शन निकालना है तो डिफ्लेक्शन बराबर हम लोग देखें PL/Q डिवाइड बाई 48 EI। इसको और हम ब्रेक करते हैं तो क्या लिख सकते हैं 1/3 या L/3 PL² डिवाइड बाई 16 EI।
इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी का वैल्यू हम लोग स्लोप का था। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू L डिवाइड बाई 3 इंटू स्लोप, L डिवाइड बाई 3 इंटू स्लोप। ठीक है, तो स्लोप का वैल्यू 1 डिग्री दिया हुआ है, तो L बाई 3 इंटू 1 डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 1 डिग्री बराबर होता है, 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा 180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मेरा 4 दिया हुआ है, तो कह सकते हैं 4 डिवाइड बाई 3 इंटू पाई डिवाइड बाई 180। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो 23.27 के आसपास आ रहा है, 23, दैट इज सी। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था, सिंपल फार्मूला से लगा रहा। सिर्फ इसमें याद रखना है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई डिवाइड बाई 180 रेडियन, या सिंपल याद रख सकते हैं 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, इसी से हम लोग सोल्व किए हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 355 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सी 355 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फ्लोइंग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फ्लिस्ड बीम हैज कंपोजिट सेक्शन मेड ऑफ 2 और मोर मटेरियल ज्वाइंट टुगेदर इन सच ए मैनर दैट दे बिहेव्स एज ए यूनिट पीस एंड ईच मटेरियल बेंड्स टू द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ, सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर से बेंड करेगा, मीन्स सही है। द टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लेस्ड बीम इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल मटेरियल। जो टोटल मोमेंट होता है वो बराबर होता है 1 + 2 के दोनों ऐड करेंगे, तो ये भी सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कर रहा है, फ्लेस्ड बीम आर यूज्ड व्हेन द बीम ऑफ वन मटेरियल इफ यूज्ड अलोन वुड रिक्वायर क्यूट लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये भी सही है, इसका जो है उसका एरिया रेज होता है। इस तरह से इसका तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैचिंग का है। मैचिंग में क्या कर रहा है, मैचिंग का है फॉर द डिफरेंट एंड रेजिस्टेंस अलग अलग है, और दूसरा में कंडीशन है एंड रेजिस्टेंस एंड सिलेक्टेड द करेक्ट आंसर इन द कोड बिलो। अब पूछ रहा है अलग अलग एंड कंडीशन में जो क्रिपलिंग लोड का वैल्यू होता है वो कितना होता है। पिन एंड एट बोथ एंड, पिन एंड है, सबसे पहले तो क्रिपलिंग लोड देखते हैं क्या होता है, तो पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई L इफेक्टिव का स्क्वायर होता है। पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई L इफेक्टिव का। L इफेक्टिव कितना होता है, L इफेक्टिव अगर देखा जाए पिन एंड है दोनों केस में तो L के बराबर होता है। फिक्स्ड एंड एट वन एंड एंड पिन एट द अदर एंड, तो इसमें L इफेक्टिव कितना होगा, L बाई √2 हो जाएगा, L बाई √2 हो जाएगा। फिक्स्ड एट बोथ एंड, थर्ड में जो L इफेक्टिव होगा वो L बाई 2 हो जाएगा। फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट द वन एंड, इफेक्टिव जो हो जाएगा 2L हो जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका वैल्यू पुट करते हैं L इफेक्टिव का, तो L पुट करेंगे तो पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई L स्क्वायर, दैट इज एक का C का 1 हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला पे L का वैल्यू पुट करेंगे। दूसरा अगर L की जगह पे L बाई √2 पुट करते हैं तो √2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, दैट इज D हो जाएगा। D किस केस में होगा, फिक्स्ड एट वन एंड एंड पिन एट अदर एंड, एक पर फिक्स है एक पर पिन है, तो इसका हो जाएगा √2, तो दैट इज इसका 2 हो जाएगा। पाई स्क्वायर 2L किसका होगा, फिक्स्ड एट वन एंड फ्री एट वन, दैट इज 4, फ्री वाला का हो जाएगा। और ये L बाई 2 होगा, L बाई 2 किस केस में होता है, दोनों एंड फिक्स है, दैट इज 3। इस तरह से इसका आंसर कितना होगा, 3412 मेरा सी में है। सिंपल सा सिर्फ एंड कंडीशन याद रखना था, 4 एंड कंडीशन होता है। अगर दोनों एंड फिक्स है तो L इफेक्टिव जो होता है L बाई 2 हो जाता है। अगर एंड फिक्स्ड है, एक एंड हिंड है, तो इसका L इफेक्टिव कितना हो जाता है, L बाई √2 हो जाता है। अगर दोनों एंड फिक्स है तो देख लें L बाई 2। अगर दोनों एंड, एक एंड हिंड है, एक एंड फिक्स्ड है, एक एंड फ्री है, तो इसका जो हो जाता है 2L हो जाता है। और अगर दोनों हिंज है तो L हो जाता है। ये 4 कंडीशन होता है एंड कंडीशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 75 मेगान्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन द मटेरियल ऑफ ए हॉलो सर्कुलर शाफ्ट ऑफ 25 सेंटीमीटर outer diameter and 17.5 centimeter inside diameter, then the torque that should be applied to the shaft, टॉर्क कितना अप्लाइड होगा वो पूछ रहा था। हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला होता है, शियर स्ट्रेस बराबर कितना होता है, टॉर्क बाई जेड। जेड क्या होता है, पोलर मॉडुलस ऑफ पोलर सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। प्रोड्यूस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू मेरा 75 दिया हुआ है, ठीक है। एंड मटेरियल ऑफ द हॉलो सर्कुलर दिया हुआ, तो जेड का वैल्यू निकल जाएगा। और द डायमीटर, हॉलो सर्कुलर सेक्शन का डायमीटर अगर सेक्शन मॉडुलस देखा जाए
तो कितना होता है d4 माइनस d4 डिवाइड बाई 16 डी पाई d4 माइनस d4 बाई 16 डी, ये हो गया क्रॉस सेक्शन पोलर सेक्शन मॉडुलस। इसका वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू कितना आ रहा है मेरा 2330 आ रहा है, इसके आसपास आ रहा है ZP का वैल्यू। और मैक्सिमम दिया हुआ था स्ट्रेस का 75। तो यहाँ से आपको निकालना क्या है, इसमें सब टॉर्क निकालना। तो टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, टॉर्क बराबर हो जाएगा टॉ शियर स्ट्रेस इंटू ZP। शियर स्ट्रेस का वैल्यू मेरा 75 दिया हुआ था, मल्टीप्लाई कर देना 2330 के आसपास। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो मेरा वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 174.9 आ रहा है, दैट इज 174.9 आ रहा है, दैट इज किलोमीटर। सिंपल सा फॉर्मूला पे निकालना, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल फॉर्मूला के लिए याद रखना टॉ मैक्स इज इक्वल टू कितना होता है, तो टॉर्क डिवाइड बाई ZP। अब ZP का वैल्यू याद रखना, ZP क्या होता है, पोलर सेक्शन ऑफ मॉडुलस होता है। पोलर सेक्शन ऑफ मॉडुलस कितना होता है पाई d4 माइनस d4 डिवाइड बाई 16d। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, स्ट्रेन एनर्जी इन द मेंबर इज। स्ट्रेन एनर्जी जो होता है मेंबर में वो क्या होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन स्ट्रेन इन फंक्शन ऑफ स्ट्रेन एज वेल एज स्ट्रेस। हाँ, अगर स्ट्रेन एनर्जी देखा जाए तो स्ट्रेन एनर्जी बराबर होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन या चेंज इन लेंथ। तो इसको अगर चेंज कहें चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ, या और क्या लिख सकते हैं इसको p² डिवाइड बाई 2e, या भी लिख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों का फंक्शन होता है, स्ट्रेन एज वेल एज स्ट्रेस, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैचिंग का है, द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन। रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन। लैटरल बाय लीनियर को क्या बोलते हैं, पॉइसन्स रेशियो बोलते हैं, दैट इज 2। रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का जो रेशियो होता है इसको यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, दैट इज 4। रेशियो ऑफ एक्सटेंशन टू ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ क्या बोलते हैं, तो स्ट्रेन बोलते हैं। रेशियो ऑफ एक्सियल पुल टू एरिया, एक्सियल पुल बटा एरिया, तो इसको क्या बोलते हैं, तो टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि लैटरल स्ट्रेन तो 1 का 2, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस, दैट इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो हो जाएगा 4। रेशियो ऑफ एक्सटेंशन तो चेंज इन लेंथ स्ट्रेन हो गया, दैट इज 1। रेशियो ऑफ एक्सियल पुल दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ 3। तो 2413 ऑप्शन देख लेते हैं, 2413 मेरा डी में, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट शियर फोर्स डायग्राम ऑफ द सिंपली सेपरेट बीम शो इन फिगर। ये फिगर दिया हुआ है, इसका सिंपली सेपरेट SFD निकालना है, SFD निकालना है। तो SFD इसका देखते हैं कैसा होगा। यहाँ पर पॉइंट लोड लग रहा है, तो जब भी पॉइंट लोड आएगा तो इस तरह से आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट लोड लग रहा है, नीचे इसको ऊपर जाएगा, इस तरह से आएगा, इसके बाद फिर ऊपर गया यहाँ से, इसके बाद पॉइंट इस तरह से, ये शियर फोर्स डायग्राम आ जाएगा। यहाँ से सीधे आएगा यहाँ तक, इसके बाद ऊपर गया, यहाँ से 0 आ जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आ जाएगा। सिंपल देखा जाए, पॉइंट लोड लग रहा था डाउनवर्ड, तो यहाँ से डाउन अगर कर देते हैं, यहाँ पे सपोर्ट है, बराबर आ जाएगा लोड, क्योंकि ये इक्वल W आ जाएगा, ये भी इक्वल W आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक गया, इसके बाद कोई भी लोड नहीं है तो ये कांस्टेंट रहेगा। फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लग रहा है, तो W का W ऊपर चल जाएगा, फिर वहाँ W नीचे की ओर लग रहा है, तो इस तरह से आएगा। तो शियर फोर्स डायग्राम मेरा ये हो गया। अब ऑप्शन देख लेते हैं, इस तरह से ऑप्शन किस में मैच कर रहा है, तो एक ही ऑप्शन है मेरा अपोजिट साइड में, दैट इज ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, ए सिंपली सपोर्टेड बीम विथ इक्वल ओवर हैंगिंग ऑन बोथ साइड एज लोडेड एज शोन फिगर। ओवर हैंगिंग देख रहा है, सिंपल सपोर्ट दिया हुआ है फिगर, इसमें हम लोग जानते हैं क्या होता है। ए का वैल्यू अगर निकाले तो इसका ए का जो वैल्यू होता है कितना होता है, ओवरऑल लेंथ L दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू अगर ओवर हैंगिंग लेंथ है तो 0.207 L होता है। ये बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर हैंगिंग लेंथ निकालने के लिए 0.207 L होता है। बट इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है, इफ द बेंडिंग मोमेंट एट द मिड स्पैन इज 0 देन द परसेंटेज ओवर हैंगिंग ऑन द ईस्ट साइड विल बी। तो परसेंटेज ओवर हैंगिंग देखा जाए तो कितना हो रहा है, तो परसेंटेज ओवर हैंगिंग पूछ रहा है, तो परसेंटेज ओवर हैंगिंग कितना होगा इसमें, कब, जब पूछ रहा है द बेंडिंग मोमेंट एट द मिड स्पैन इज 0, मिड स्पैन पे बेंडिंग मोमेंट 0 है तब। तो पहले सबसे पहले मिड स्पैन पे बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, उसको 0 करते हैं। तो मिड स्पैन पे बेंडिंग मोमेंट का 0 करते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट मिड स्पैन पे कितना होगा, तो मिड स्पैन पे अगर देखा जाए तो WL डिवाइड बाई 2 इंटू L बाई
टू माइनस ए, ये हो गया ए लेंथ, ठीक है, और माइनस हो गया, ये हो गया इधर का, माइनस कर देंगे इसमें कितना, टोटल देखा जाए डब्ल्यू एल डिवाइड बाई टू, सपोर्ट मोमेंट हो गया, सपोर्ट लोड, सपोर्ट हो गया रिएक्शन, इसका डिस्टेंस देखा जाए तो एल बाई टू माइनस ए, ये हो गया इधर का, माइनस इसमें कर देंगे डब्ल्यू एल बाई फोर, ऊपर का डाउनवर्ड लोडिंग लग रहा है ये अपवर्ड हो गया, ये डाउनवर्ड लोडिंग लग रहा है, डाउनवर्ड लोडिंग के वजह से डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एल बाई फोर इतना बराबर जीरो, सेंटर पे ये मूवमेंट आ गया। इस सेंटर, इसको अगर सोल्व करेंगे तो ए का वैल्यू नहीं कर रहा, ए का वैल्यू कितना नहीं कर रहा, तो ए का वैल्यू इसको सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा मेरा, ऐसे ये कैंसिल, ऐसे ये कैंसिल, तो ए का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है एल डिवाइड बाई फोर, या फिर कह सकते हैं परसेंटेज के फॉर्म में तो 25, 0.25, या परसेंटेज के फॉर्म में कर सकते हैं तो 25%, तो 25%। सिंपल सा है, अगर मिड स्पैन पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा तो जो परसेंटेज होगा, इस तरह से इसका जो ग्राफ बनेगा, अगर देखा जाए इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका, यहाँ पे जो होगा जीरो होगा, तब होगा जब ये लेंथ कितना होगा एल बाई फोर होगा, इधर एल बाई फोर होगा, इधर 25%। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, क्या क्वेश्चन कर रहा है, बीम दिया हुआ है, कॉलम दिया हुआ है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर देखते हैं। प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम अंडर मिड पॉइंट लोडिंग, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है, मान लीजिए पॉइंट लोड है, और कैंटिलीवर बीम अंडर मिड पॉइंट लोडिंग, इस पर एक लोडिंग दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि इसमें पूछ रहा है कि कितना नंबर ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर होगा, वो पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर अगर देखा जाए इसमें, तो इसका अगर डिफ्लेक्टर शेप देखा जाए तो कैसा होगा, ये इस तरह से बनेगा। प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम अंडर मिड पॉइंट लोडिंग, यहाँ पे लोडिंग है तो इस तरह से बनेगा, सॉरी लोडिंग पे जो होगा मैक्सिमम होगा, अगर लोडिंग पे देखा जाए यहाँ पे लोड लग रहा है, वहाँ पर जो मोमेंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा, इस तरह से इसका। तो इसका अगर पॉइंट देखा जाए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर, तो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर हुआ। फिक्स्ड बीम अंडर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, फिक्स्ड बीम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो इसका जो डायग्राम बनता है इस तरह से बनता है, तो इसमें दो बन रहा है। फिक्स्ड बीम सब्जेक्टेड टू मोमेंट एट मिड पॉइंट, मोमेंट अगर बीच में है तो इसमें जो बनेगा डिफ्लेक्टेड शेप, तो डिफ्लेक्टेड शेप अगर बीच में मोमेंट लग रहा है तो इस तरह से बनता है, और इधर बन जाएगा ये, तो 1 2 3। सिंपली सेपरेट कॉलम सब्जेक्टेड टू एसेंट्रिक लोड, सिंपली सेपरेट कॉलम एसेंट्रिक लोड एट द इंटरमीडिएट पॉइंट, सिंपली सेपरेट कॉलम पे है, सिंपली सेपरेट कॉलम पे अगर लगेगा तो इस तरह से कॉलम बनता है। मान लीजिए कॉलम हो गया, ये कॉलम पे एसेंट्रिक लोड इस पे लग रहा है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा डिफ्लेक्टेड शेप, तो डिफ्लेक्टेड शेप इसका बन रहा है इस तरह से। इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर जो होगा एक होगा, इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर हो गया। तो इस तरह से देख लिए कि एक किस में हो गया, प्रोप्ड कैंटिलीवर में एक हो गया और इसमें एक हो गया, दैट इज़ 3। फिक्स्ड बीम में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर है तो इसमें कितना हो गया 2 हो गया, दैट इज़ 1। इसमें कितना हो गया तो 3 हो गया, फिक्स्ड बीम कपल है तो 3 हो गया। तो इसका आंसर देखा जाए तो 3 1 2 3, 3 1 2 3, 3 1 2 3, ऑप्शन देख लेते हैं। 3 1 2 3 है, 3 1 2 3 नहीं है, 3 1 2 3। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 3 1 2 3 होगा, 3 1 2 3, 3 1 2 3। तो इसका कोई भी आंसर इसका नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर 3 2, कोई भी आंसर सही नहीं लग रहा। हम लोग देख लिए कि सिंपली सर में जैसे जैसे फिगर में हम लोग देख लें तो इस तरह से इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। ए सिंपली सेपरेट ट्रेस सो इन फिगर में दिया हुआ था फोर्स इन द मेंबर ई एफ, किसमें पूछ रहा है फोर्स इन द मेंबर ई एफ एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय। फोर्स हम लोग जानते हैं बाय ट्रेस रूल, फोर्स होगा तो इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0। अब बच्चा कौन सा ई एफ और बी ई में पूछ रहा था, ई एफ कहाँ गया, ई एफ मेरा 0 हो गया, और बी ई कहाँ था मेरा बी ई। अब बी ई में देख लेते हैं कितना होगा,
बी ई में कितना होगा, अगर 20 इधर से लग रहा है तो ड्यू टू सिमेट्री इधर भी 20 लगेगा, इधर भी 20 इधर लग रहा है तो इधर आधा हो जाएगा, इधर 10 हो जाएगा, इधर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस पे लोड लग रहा है, ये 0 है, तो इस पे और इस पे दोनों पे कितना होगा, इसको निकाल लेते हैं। इसका जो वैल्यू आएगा, तो ए का जो वैल्यू आ रहा है तो आ रहा है इस फोर्स में, इसका आ रहा है और ये आ रहा है, दोनों को इक्विवेलेंट करेंगे तो इसको समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर 0 करेंगे बी पॉइंट पे, पॉइंट बी पे निकाले हैं। ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ऊपर तो 0 हो गया, नीचे से मेरा 10 लग रहा है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो मेरा जो बी ई का जो फोर्स आ रहा है, बी ई का जो फोर्स आ रहा है वो 10 आ रहा है और वो टेंसाइल आ रहा है, 10 आ रहा है वो टेंसाइल आ रहा है। इस तरह से आंसर देख लिए कि ई एफ मेरा 0 था, ई एफ मेरा 0 था, सबसे पहले 0 हो जाएगा और दूसरा टेंशन, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है, सॉरी असर्शन रीजन का है, वो देख लेते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन देखते हैं। इन द मोहर्स सर्किल द वर्टिकल कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड्स ऑफ एनी डायमीटर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। इन द मोहर्स सर्किल द वर्टिकल कोऑर्डिनेट of the ends of the any diameter are equal in magnitude and ends of any diameter is equal to magnitude and opposite direction. The shear stress on the two plane at right angle are equal in magnitude and tends to rotate the element in opposite direction. सही है, ये भी सही है, एक्सप्लेनेशन सही है, दैट इज ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बेंडिंग मोमेंट इन ए बीम इज मैक्सिमम एट द सेक्शन वेयर शियर फोर्स इज 0। बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे मैक्सिमम होता है जहाँ पे शियर फोर्स 0 होता है, तो ये सही है। दूसरा, शियर फोर्स एट द सेक्शन इज गिवन बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, ये भी जानते हैं dm/dx इज इक्वल टू शियर फोर्स, इसीलिए इसका मैक्सिमम होता है जब ये 0 होता है। जब शियर फोर्स 0 होता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, तो ये भी सही है, इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। स्ट्रेन इज ए फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ द मटेरियल वाइल द स्ट्रेस इज ए डिराइव्ड कॉन्सेप्ट। स्ट्रेन जो है वो फंडामेंटल बिहेवियर है, जानते हैं किसी भी मटेरियल में जब हम लोड लगाते हैं तो सबसे पहले स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन डेवलप होता है। इस स्ट्रेन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होता है बॉडी में, तो कह सकते हैं कि स्ट्रेन जो है मेरा फंडामेंटल मटेरियल है, तो ये मेरा सही है। द स्ट्रेन डज नॉट हैव ए यूनिट वाइल द स्ट्रेस हैज ए यूनिट। स्ट्रेन जो है इसका यूनिट नहीं होता और स्ट्रेस जो है इसका यूनिट होता है। हम लोग जानते हैं स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता, तो ये भी सही है, बट एक्सप्लेनेशन इसका सही नहीं है। फंडामेंटल बिहेवियर है, क्यों है, इसका रीज़न नहीं है, तो इस तरह से इसका आंसर मेरा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स वेयर द शियर फोर्स इज आइदर 0 और चेंज इन साइन। सही बात है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वहाँ पर आकर होता है, जैसे हम लोग देखे थे dm/dx इज इक्वल टू शियर फोर्स। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे होता है जहाँ पे शियर फोर्स 0 होता है। If the shear force diagram line between the 2 points is horizontal, the bending moment line is inclined. But if the shear force diagram is inclined, the bending moment diagram is parabolic in second degree. ये भी सही है, लेकिन रीजन सही नहीं, ये सही है और ये भी सही है, दैट इज इसका आंसर मेरा बी हो जाएगा। 67 का बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। आई सेक्शन जो है, आई सेक्शन इज प्रीफर टू रेक्टेंगुलर सेक्शन फॉर रेसिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट। हम लोग जानते हैं कि सेक्शन मॉडुलस जो होता है, सेक्शन मॉडुलस होता है आई जो है ग्रेटर होता है सेक्शन मॉडुलस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन से, और रेक्टेंगुलर सेक्शन ग्रेटर होता है किसका, सेक्शन मॉडुलस ऑफ स्क्वायर सेक्शन का, और ये बड़ा होता है किसका, सेक्शन मॉडुलस ऑफ सर्किल का। सबसे बेस्ट प्रीफर किया जाता है बीम में आई सेक्शन का, तो यही कह रहा है यहाँ पे आई सेक्शन इज प्रीफर फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। सही बात है। The I section more than 80% of the bending moment is assisted by the flange। जो I section होता है, जो 80% जो होता है इसका जो मटेरियल होता है फ्लेंज में होता है, ये सही है। एक्सप्लेनेशन भी सही है, क्योंकि रीजन जो है सही है कि I सेक्शन को हम लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि इसका 80% जो है रेसिस्ट कर लेता है फ्लेंज के वजह से, तो इसका सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, दैट इज ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बीम ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इन कंपेरेटिव टू रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेम मटेरियल but of equal cross section area can resist a large shear force। कह रहा है a beam of circular cross section in comparison to rectangular cross section the same material but of equal cross section area can resist a large shear force। shear force जो होता है अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में देखा जाए, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में shear force मैक्सिमम कितना होता है 4/3 होता है टाउ एवरेज का,
और अगर देखा जाए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में और कौन दिया हुआ है, एरिया कैन रेसिस्ट, रेक्टेंगुलर में देखा जाए तो 3/2 होता है, मीन्स 3/2। तो टॉ एवरेज यहाँ से देखा जाए तो मेरा ये सही है, ठीक है। द मैक्सिमम इंटेंसिटी ने पूछ रहा है, द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द शियर स्ट्रेस इन सेक्शन ऑफ द बीम ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ एंड रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इतना न इतना, ये 4/3 हो गया, सही है। और रेक्टेंगुलर में 3/2 होता है, ये भी सही है। तो एक्सप्लेनेशन भी सही है और रीजन भी सही है, दैट इज ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है, द बकलिंग लोड फॉर ए कॉलम ऑफ ए स्पेसिफिक मटेरियल क्रॉस सेक्शन एंड एंड कंडीशन calculated as per Euler's formula varies inversely with the column's length. Euler's formula takes into account the end condition is determined. क्वेश्चन क्या कर रहा है, द बकलिंग लोड फॉर ए कॉलम ऑफ a specific material cross section and condition calculated as per Euler's formula varies inversely with the column length. तो कॉलम लेंथ का इन्वर्सली होता है, यहाँ पूछ रहा है इन्वर्सली, जबकि हम लोग देखे हैं क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला क्या होता है, π² EI डिवाइड बाई L इफेक्टिव का स्क्वायर। तो L इफेक्ट इन्वर्सली का स्क्वायर होता है भाई, इन्वर्सली नहीं, इन्वर्सली ऑफ द लेंथ का स्क्वायर अगर आता तो ये सही होता, बट ये गलत है। यूलर्स फार्मूला टेक्स इनटू अकाउंट द एंड कंडीशन इज डिटरमाइंड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। एंड कंडीशन इफेक्टिव लेंथ के अकॉर्डिंग डिकाउंट किया था, तो ये मेरा सही है, ये गलत है। तो ये मेरा गलत है और ये सही है, तो इस तरह से इसका आंसर मेरा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A bar taper from a diameter of D1 to diameter of D2 over its length L and the subjected to tensile force P if extension is calculated based on the treating it as a bar of average diameter, then the calculated extension will be more than the actual extension. इसको जानते हैं, एवरेज डायमीटर से बड़ा नहीं होता, इससे कम होता, क्योंकि यहाँ पर अगर करेंगे तो 32/33 आता है, इसको अगर निकाला जाए तो ये कम होता है। तो एक्चुअल एक्सटेंशन फार्मूला अगर फार्मूला देखा जाए तो फॉर PL/D2 होता है, ये गलत है और ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो ए बेंडिंग मोमेंट मे बी डिफाइंड एज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन आइदर साइड ऑफ द सेक्शन। आइदर साइड ऑफ द सेक्शन बेंडिंग मोमेंट का यही होता है डिफिनीशन। नेक्स्ट है द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू शियर फोर्स एट द सेक्शन। रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो इक्वल कितना होता है, शियर फोर्स का। तो ये भी सही है, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी है। रीजन सटीक नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मैकॉलेज मेथड टू डिटरमाइन द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट इन ए बीम इज सुटेबल फॉर बीम्स सब्जेक्टेड टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कैन बी एक्सटेंडेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सही बात है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, मैकॉलेज मेथड इज बेस्ड अपॉन द मॉडिफिकेशन ऑफ मोमेंट एरिया मेथड इज एप्लीकेबल टू सिंपल बीम कैरिंग ए सिंगल कॉन्सेंट्रेटेड लोड बाय द सुपरपोजिशन। दिस मेथड कैन बी एक्सटेंडेड टू कवर एनी काइंड ऑफ लोडिंग। एनी काइंड ऑफ लोडिंग के लिए नहीं होता है, सिर्फ वो सिमेट्रिकल लोडिंग होता है उसके लिए, तो ये गलत है मेरा। इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा, तो मेरा ए सिर्फ सही है, ये गलत है, तो इसका आंसर मेरा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है Rankine theory is generally used for finding out the buckling load of intermediate column। Rankine theory जो होता है किसके लिए निकाला जाता है मेनली, तो buckling load of intermediate column के लिए Rankine theory यूज किया जाता है, सही बात है। Euler theory given the higher value for buckling load in the intermediate। Euler theory होता है, क्यों Rankine यूज किया जाता है, क्योंकि Euler जो है इसका वैल्यू जो है हायर दे देता है, इसीलिए। तो ये भी रीजन भी सही है, क्यों करते हैं Rankine का, उसका रीजन दिया हुआ, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, A 3-hinge parabolic arc will not have bending moment due to uniform distributed load। 3-hinge parabolic arc है तो इसमें बेंडिंग मोमेंट नहीं होता, सिर्फ इसमें नॉर्मल थ्रस्ट होता है। हम लोग देखे थे पहले, इसको लीनियर थ्रस्ट भी बोलते हैं। तो ये मेरा पैराबोलिक में है, तो ये सही है। क्यों होता, द वर्टिकल इंटरसेप्ट बिटवीन द लीनियर आर्च एंड द सेंटर लाइन ऑफ द एक्चुअल आर्च गिवन द बेंडिंग मोमेंट at a section due to uniformly distributed load, the linear arch will be parabola। It will pass through the hinge and the crown। The center line of the actual arc is also parabola passing through the center hinge। Then the two parabolas pass through 3 common points and they hence overlap each other। दोनों ओवरलैप कर जाता है, इस वजह से जो इसका जो वैल्यू हो जाता है वो 0 हो जाता है। तो इस तरह से इसका ए भी सही है, ए भी सही है, और रीजन भी मेरा एक्सप्लेनेशन सही है, इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, द बेंडिंग मोमेंट on a section is maximum where the shear force
चेंज साइन, जहाँ पे शेयरिंग जो फोर्स है वो चेंज साइन करता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, तो मेरा सही है। इन ए कंटिन्यूअस कर्व ऑफ द बेंडिंग मोमेंट द पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट वेयर इट्स चेंज साइन इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। जहाँ पे पॉइंट जीरो होता है या चेंज साइन करता है उस पॉइंट को क्या करते हैं, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बोलते हैं। तो ये भी सही है, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। बेंडिंग मोमेंट जो होता है मैक्सिमम होता है जहाँ पे शियर फोर्स साइन चेंज करता है, ये सही है। क्यों होता है इसका रीज़न यहाँ पे नहीं, कंटिन्यूअस कर्व ऑफ द बेंडिंग मोमेंट द पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट वेयर इट्स चेंज साइन इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो हो या साइन चेंज करता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर करते हैं। ये भी जीरो है, सही है, क्योंकि कॉन्ट्राफ्लेक्चर का डिफिनीशन दिया हुआ है। तो इस तरह से ये भी सही है और ये भी सही है, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट नहीं है तो यहीं पर एंड हो रहा है। तो हम लोग इस पार्ट में हम लोग देखें, इस पार्ट में हम लोग 345 से लेकर के 376 तक के क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश किए हैं, सॉल्व करने की कोशिश किए हैं। इस तरह से मेरा ये चैप्टर जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का यहाँ पे एंड करता है, टोटल एंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है यहाँ पे हम लोग का एंड कर देता है। हम लोग टोटल जो है 1 से लेकर के 376 1 से लेकर के 376 तक के टोटल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं अलग अलग पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में नया चैप्टर के साथ फिर से मुलाकात होगी। इस पार्ट में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। हम लोग अंत कर चुके हैं इस वीडियो का, इस चैप्टर का, मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हम लोग अंत कर चुके हैं, मीन्स सॉल्व कर चुके हैं पूरा चैप्टर। मीन्स 1 से लेकर के 376 मीन्स टोटल 376 क्वेश्चन जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो गुप्ता एंड गुप्ता बुक है उसका टोटल सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर हम नया चैप्टर के साथ फिर से करेंगे। इस पार्ट को हम लोग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं।